नमस्कार दोस्तों, 31 अगस्त 2020 के एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले वही की बातें, अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, लिंक नीचे दिया हुआ है। डाउट्स पूछने के लिए आप इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। पहला आर्टिकल, अ डेवलपमेंट दैट विल हार्डली पुट इंडिया एट ईज। देखिए, अभी रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने जो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट वो निकालते हैं, जिसमें इंडिया को पिछले कुछ 4 से 5 सालों में बहुत ज्यादा सक्सेस मिली है, उसको बंद कर दिया, इसको हॉल्ट कर दिया। और हॉल्ट करने की वजह क्या बताई वर्ल्ड बैंक ने कि भाई देखिए, अलग अलग कंट्रीज इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करने के लिए जो भी वर्ल्ड बैंक को डाटा प्रोवाइड कर रही थी, उस डाटा में कुछ फ्लॉस है, उस डाटा में कुछ इरेगुलरिटीज हैं, गलतियां हैं, और उन गलतियों की वजह से हम इस रिपोर्ट का पब्लिकेशन बंद कर रहे हैं। अभी क्या ये गलतियां इंडिया की तरफ से आ रही हैं, और इस रिपोर्ट के बंद होने से इंडिया की जो क्रेडिबिलिटी है डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में, वो कितनी इफेक्ट होगी, इसके बारे में इस आर्टिकल की बात करी गई, तो ये देखेंगे। नेक्स्ट है, डिस्पाइट द मैसेजिंग इट इज स्टिल एडवांटेज चाइना। सबसे पहले देखिए इस आर्टिकल को किसने लिखा है, कैथरीन बी हड्डा जी ने लिखा है। ये एडजंक्ट फेलो है विद द CSIS वाधवानी चेयर इन US इंडिया पॉलिसी स्टडीज। तो भाई ये वाशिंगटन DC में रहती हैं और इनका आना जाना भी काफी है। ये क्या बोल रही हैं? ये बोल रही हैं कि देखिए, अभी के लिए चाइना के अगेंस्ट ग्लोबल बैकलैश चल रहा है। बहुत सारी कंपनीज कह रही है कि हम चाइना से बाहर निकल जाएंगे। अब यहाँ पे इंडिया के लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी सी बनती नजर आ रही है कि जो कंपनीज चाइना से बाहर निकलेंगे वो इंडिया आ जाएंगे। लेकिन एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे ऐसा होता दिख नहीं रहा है। अभी भी बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो कि चाइना में ही रहना चाहती हैं, इंडिया में वो उतना नहीं आना चाहती। उसकी बहुत सी वजह है, उसको देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, फॉर द वीकेस्ट। यहां पे क्या बोला गया है, देखिए सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच ने एक डिसीजन था जिसका नाम था EY चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2004 का। उसमें यह बोला गया कि स्टेट्स के पास ये परमिशन नहीं है कि जो शेड्यूल कास्ट की लिस्ट है उसमें वो हायरार्की बना सके। शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में सबको रिजर्वेशन मिलता है। अभी स्टेट से चाहती हैं कि कुछ क्लासेस को वो ज्यादा रिजर्वेशन दे, कुछ क्लासेस को वो कम रिजर्वेशन दे या ना दे। अभी रिसेंटली पंजाब में एक केस हुआ, पंजाब हाई कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया, तो वो सुप्रीम कोर्ट में आ गया और सुप्रीम कोर्ट की 5 जज की बेंच ने ये डिसीजन दिया। इस डिसीजन के बारे में मैंने पहले करंट अफेयर्स में ठीक से बात की है। एक छोटा सा व्यू पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, इसे भी देखेंगे। एलोन एट द टॉप, कोरोना वायरस के नंबर्स के बारे में यहाँ पे बातचीत करी गई है। देखिए, कोरोना वायरस किस हद तक हमारी सोसाइटी में घुस चुका है, इसका एक व्यू पॉइंट दिया हुआ है। जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे जो सेक्लूडेड ट्राइब्स है, वहां तक कोरोना वायरस पहुंच चुका है। तो एक व्यू पॉइंट दे रखा है इस बारे में कि किस हद तक कोरोना वायरस डीप घुस चुका है हमारी सोसाइटी में, कम्युनिटी ट्रांसमिशन किस लेवल पे पहुंच चुका है, तो इसको देखेंगे। फिर भाई ये आर्टिकल है व्हेन क्राइसिस पे पॉलिटिकली। इसको मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि थोड़ा सा ये जो है ना वो बिल्कुल ही एंटी गवर्नमेंट और एक एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है। इस आर्टिकल का मैं एक बेसिक आपको बता दे रहा हूँ, कहने की क्या कोशिश कर रहा है। ये कहने की ये कोशिश कर रहा है कि देश के सामने इस समय पे बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं, माइग्रेंट इशू, कोरोना वायरस, बहुत बड़े बड़े इशू हैं। और जो अभी प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी जी की, वो पॉपुलिस्ट रिजाइम है। मतलब कि नरेंद्र मोदी जी की पर्सनालिटी और कल्ट पर्सनालिटी की वजह से वो जो बीजेपी है वो पावर में जीत के आई है। अभी जब देश के सामने इतने सारे इश्यूज आ रहे हैं, तो जो करंट रूलिंग गवर्नमेंट है उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो घटनी चाहिए, बट एक्चुअली में पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। तो यहाँ पे ये पॉपुलैरिटी क्यों बढ़ रही है? हिंदुत्व, राइट विंग आइडियोलॉजी की यहाँ पे बारे में बात की गई। तो देखिए, कम्युनल आर्टिकल में कोई भी नहीं पढ़ता हूं ना डिस्कस करता हूं, चाहे वो किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, तो इसको मैं स्किप करूंगा। जर्नलिज्म से रिलेटेड एक आर्टिकल हर हफ्ते मंडे को आता है, ऑब्वियस सी बात, उसको छोड़ता हूं, काम का कुछ होता नहीं। और ये फाइनल आर्टिकल देखिए, यहाँ सुशांत सिंह राजपूत का जो सुसाइड केस है या मर्डर केस है, जो भी है, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई। यहाँ पे बस एक व्यू पॉइंट दिया गया है कि देश में कितनी प्रॉब्लम्स हैं और पूरी की पूरी देश की जनता का दिमाग सिर्फ एक तरफ है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में क्या हुआ, रिया चक्रवर्ती ने क्या किया। एक छोटा सा व्यू पॉइंट दिया है, इस व्यू पॉइंट को भी मैं यहाँ पे आपको साथ डिस्कस करूंगा। अब चलते हैं अपने पहले आर्टिकल की तरफ, अ डेवलपमेंट दैट विल हार्डली पुट इंडिया एट ईज। The World Bank decision to halt its annual doing business report on data authenticity issues has major implications। कहने का मतलब ये है कि वर्ल्ड बैंक जो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट निकालती थी, उनका ये साफ साफ कहना है कि भैया इरेगुलरिटी ऑफ डाटा है। कुछ कंट्रीज ने जो डाटा दिया है वो इरेगुलर है, उसको ऑथेंटिक नहीं बोला जा सकता। इसलिए अभी के लिए हम इस रिपोर्ट का पब्लिकेशन बंद कर रहे हैं और जो भी रिपोर्ट्स पब्लिश की गई हैं उसके ऊपर एक ऑडिट कमेटी, एक रिव्यू कमेटी बिठाई गई है।
यहां पे देखिए वर्ल्ड बैंक की प्रेस रिलीज क्या बोलती है, द इंटीग्रिटी एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ अवर डाटा एंड एनालिसिस इज पैरामाउंट एंड सो वी आर इमीडिएटली टेकिंग द फॉलोइंग स्टेप। मतलब कि हमारे डाटा की इंटीग्रिटी और इम्पार्शियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं इसमें कुछ गड़बड़ है, इसीलिए इन्होंने इस चीज को बंद किया है। वर्ल्ड बैंक एक सिस्टमैटिक रिव्यू करा रहा है और असेसमेंट करा रहा है डाटा का। जो भी डाटा आया है पिछली 5 डूइंग बिजनेस रिपोर्ट्स में, उनका एक सिस्टमैटिक एनालिसिस हो रहा है और इसके लिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप का इंडिपेंडेंट इंटरनल ऑडिट फंक्शन है ना, उसको एक ऑडिट परफॉर्म करने के लिए कहा गया है, ताकि जो अब तक डूइंग बिजनेस की जो रिपोर्टिंग हो रही थी, डाटा इंटीग्रिटी के बारे में जो कुछ भी बात हो रही थी, उसको रिव्यू करने को कहा गया। देखिए ये जो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट तैयार होती है वो डाटा के आधार पर तैयार होती है। जो भी डाटा अलग अलग कंट्री से आया है उसकी इंटीग्रिटी को चेक करेंगे, देखेंगे वो कितना एक्यूरेट है, कितना सही है, कितना गलत है। अब ये एक बहुत बड़ा स्टेप है दोस्तों वर्ल्ड बैंक की तरफ से, जो कि पिछले कुछ सालों में जो इंडिया की वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, ये जो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट रही है, बहुत तगड़ी गई है। आप देखें इंडिया में शुरुआत हुई किसकी, मेक इन इंडिया की 2014 से। अभी मेक इन इंडिया आएगा तो आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाना है। अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो इंडेक्स रैंकिंग है वो बढ़ानी है, तभी तो इन्वेस्टमेंट आपके पास आएंगे निकल के। तो हमारे यहाँ पे जो मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव था, इसका एम क्या था, रेजिंग द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर शेयर इन जीडीपी टू 25%। मतलब जो 16-17% 2014 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर था, उसको बढ़ा के 25% करना है। 10 करोड़ जॉब बनानी है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 2022 तक। अभी कोरोना पैंडेमिक के बाद तो भैया जितनी जॉब बनी थी वो भी चली गई होंगी या जाने वाली होंगी। फिर इंडिया सक्सेस इन बूस्टिंग इट्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग स्पेक्टेकुलर। भैया 2014 में इंडिया की रैंकिंग थी 142 और 2019 तक आते आते कितनी हो गई है, 63। जनवरी 2018 में एक रिपोर्ट आई थी जस्टिस सैंडफोर की और दिव्यांशी वाधवा की, जो कि सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। दे सेड दैट इंप्रूवमेंट इन इंडियाज रैंकिंग वाज ऑलमोस्ट एंटायरली ड्यू टू मेथोडोलॉजिकल चेंजेस। यानी कि चीजों को गिनने में, स्टैटिस्टिक्स को काउंट करने में जिस मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करती है इंडियन गवर्नमेंट, उस मेथोडोलॉजी को बदलने की वजह से ये इंप्रूवमेंट आया है इंडिया की रैंकिंग में। आप बोलो ये सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट क्या है, तो मैं आपको बता दूं सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट एक नॉन प्रॉफिट थिंक टैंक है जो कि वॉशिंगटन डीसी और लंदन में बेस्ड है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट के इश्यूज पे ये अपनी रिपोर्ट देता है। ये जो सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट का डाटा है ना, आपका जस्टिन सैंडफोर्ड और दिव्यांशी वाधवा का जो जनवरी 2018 में रिलीज हुआ था, इसको आप अपने आंसर्स में भी कोट कर सकते हो। सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट एक बहुत फेमस ग्लोबल थिंक टैंक है। अभी इंडिया ही नहीं, आप चिली की बात कर लो। देखिए 2014 में जो चिली नाम की कंट्री है साउथ अमेरिका में, उसकी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग थी वो 34th थी। फिर चिली में क्या हुआ कि एक उनके पुराने सोशलिस्ट प्रेसिडेंट थी माइचेल बैचलेट प्रेसिडेंट बनी। अभी उनके प्रेसिडेंट बनने की वजह से 2017 आते आते जो चिली की रैंक पहुंची डूइंग बिजनेस रैंकिंग में, वो पहुंची 67। तो ये जो चिली की सरकार है वो भी ये बोल रही थी कि भैया ये जो मेथोडोलॉजी है ना वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग निकालने में, ये मेथोडोलॉजी गलत है, जिसकी वजह से उनकी कंट्री की जो रैंकिंग्स है वो नीचे आई। तो कुल मिला के केवल इंडिया में ही नहीं, दुनिया भर की जो अलग अलग कंट्रीज की रैंकिंग है वो चेंज हुई है और उनको काफी क्रिटिसाइज किया गया है। ये बोला गया कि कहीं ना कहीं रैंकिंग सिस्टम में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ओके, इंडिया की बात करिए। इंडिया में आप देखिए कि जो रैंक है इंडिया की बहुत तगड़े तरीके से बढ़ी है, बट ग्राउंड में कुछ नहीं हुआ है। अभी देखिए इस डाटे को किसी भी क्वेश्चन में कोट मत करिएगा, ये तो यहाँ पे ऑथर का व्यू है। तो मतलब भले ही इंडिया की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग बढ़ी है, बट ग्राउंड में कुछ नहीं हुआ है। पहले भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो जीडीपी में परसेंटेज था वो 16-17% है, आज भी उतना ही है। 2011-12 से लेकर 2017-18 के बीच में 35 मिलियन जॉब्स गई हैं। हालांकि ऑथर ने यहाँ पे ये नहीं बताया कि कितनी जॉब्स आई हैं। एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट है जो मैन्युफैक्चरिंग में, वो 13.1% था 2015-16 में, और अब 2019-20 तक आते आते ये बोला जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग रेट बिल्कुल भी बढ़ नहीं रहा है। कुल मिला के इस तरीके के डाटा को कोट किया गया है सीधे सीधे सरकार को अगेंस्ट स्टैंस देने के लिए। सरकार के अगेंस्ट स्टैंस आपको देना नहीं है, मैं कुछ आपको बता चुका पहले। उसके बाद इंडिया की जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है चाइना पे वो बढ़ी है। अभी इंडिया की इंपोर्ट डिपेंडेंस अगर चाइना पे बढ़ रही है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लोग इस चीज पे ध्यान भी नहीं दे रहे थे।
प्रॉब्लम क्या हुई, जब गलवान वैली वाला इंसिडेंट हुआ और चाइना इतना एग्रेसिव स्टैंस रखने लगा इंडिया की तरफ, तो हमारी रूलिंग सरकार के ऊपर प्रेशर आया। जब हमारी रूलिंग सरकार के ऊपर प्रेशर आया और जब लोगों ने चाइना की तरफ देखना शुरू किया, इकोनॉमिस्ट का ध्यान गया, तब हमने इस चीज को देखा कि पिछले कुछ सालों में सच में जो इंडिया की डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर इंपोर्ट के मामले में, वो बढ़ती जा रही, हमारे इंपोर्ट्स वहां से बढ़ते ही जा रहे हैं। उस चक्कर में और प्लस ये जो अग्रेशन किया है एलएसी पे चाइना ने, उसके चक्कर में सरकार के ऊपर प्रेशर आया। ठीक है, अभी सरकार भी क्या बोले, सरकार को भी ये बात पता है कि भैया चाइना से इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, हम बहुत हद तक चाइना पे डिपेंडेंट है। तो प्रधानमंत्री जी को कुछ करना था, तो प्रधानमंत्री जी ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया, आत्मनिर्भर भारत, जिसमें इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही गई। हालांकि जो मेक इन इंडिया था वो एक्चुअली में आत्मनिर्भर ही था, बट कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया सक्सेसफुल नहीं हुआ है, इसलिए आत्मनिर्भर एक नया नारा दिया गया। रशिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है रैंकिंग्स में। आप देखिए 2012 में जो रशिया की डूइंग बिजनेस रैंक थी वो 120 थी। 6 साल 2018 में 20 हो गई रशिया की डूइंग बिजनेस रैंक, और डूइंग बिजनेस रैंक रशिया की चाइना, ब्राजील, इंडिया सबसे आगे है। लेकिन आप देखो तो रशिया में कोई प्रॉपर ऐसा कोई सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट आया नहीं है। इनफैक्ट अगर आप चाइना को देखते हो तो जो चाइना की डूइंग बिजनेस रैंकिंग है 2006 से लेकर 2017 के बीच में वो 78 से 96 रही है, लेकिन जबरदस्त कैपिटल इनफ्लोज गए हैं चाइना के अंदर। तो कुल मिला के बात ये हो रही कि जितना आपकी इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो सीधे सीधे कोरिलेट होता नजर नहीं आ रहा है डूइंग बिजनेस रिपोर्ट से, ये बात यहां पे बोली गई है। तो जो इंडिकेटर्स दे रखे हैं आपके डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में वो डी ज्योर है, डी फैक्टो नहीं है, यहां पे बात बोला गया। डी ज्योर का मतलब होता है एज पर स्टैट्यूट, डी फैक्टो मतलब होता है इन रियलिटी। डी ज्योर एज पर स्टैट्यूट यानी कि वर्ल्ड बैंक ने अपनी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में जिस तरीके के स्टैटिस्टिक्स को कोट कर रखा है उस स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से आप डूइंग बिजनेस रिपोर्ट निकाल लो, लेकिन वो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट डी फैक्टो यानी ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है उससे बहुत ज्यादा दूर है। अब आप इंडिया की ही बात कर लो। इंडिया में इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए जिस डाटा को इस्तेमाल किया जाता है वो मेनली 2 सिटीज में आता है, मुंबई, दिल्ली में। कौन देता है वो डाटा? अकाउंटेंट्स देते हैं, ब्रोकर्स देते हैं, लॉयर्स देते हैं। डायरेक्टली वो डाटा एंटरप्रेन्योर से नहीं लिया जाता है। तो इस तरीके की कुछ गलतियां बताई जा रही इस रिपोर्ट में। फिर 2013 में एक रिपोर्ट दी किसने? इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ग्रुप। कौन है ये? वर्ल्ड बैंक का इंटरनल वॉचडॉग है। इसने क्या बोला कि भाई हम क्वेश्चन करते हैं रिलायबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ दिस डूइंग बिजनेस इंडेक्स। ये जो डूइंग बिजनेस इंडेक्स रिलीज हो रहा है हम इसकी ऑब्जेक्टिविटी को और इसकी रिलायबिलिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं। जो वर्ल्ड बैंक है वो समय समय पे दुनिया भर में जो इंटरप्राइजेस हैं उनका एक ग्लोबल इंटरप्राइज सर्वे कराता है। इस ग्लोबल इंटरप्राइज सर्वे में अलग अलग कंपनीज से इंफॉर्मेशन ली जाती है। अभी जब ये इंफॉर्मेशन ली गई और इस इंफॉर्मेशन जो स्टैटिस्टिक्स दिए हुए थे उन स्टैटिस्टिक्स को जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के इंडेक्स से कंपेयर किया गया तो किसी भी तरीके का कोई कोरिलेशन निकल के आ नहीं रहा था। तो इससे पता चल रहा है कि भैया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इस डूइंग बिजनेस रैंकिंग में। और इस डूइंग बिजनेस रैंकिंग के अगेंस्ट जो आवाजें हैं ना वो कंट्रीज या फिर थिंक टैंक की तरफ से ही नहीं, जो इंटरनल ऑडिट एजेंसी है वर्ल्ड बैंक की, जो इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ग्रुप है, इनकी तरफ से भी अपोजिशन आ रहा है इस डूइंग बिजनेस इंडेक्स रिपोर्ट को। तो कुछ तो प्रॉब्लम है। फिर देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के अंदर जो थ्योरी है, जो थ्योरेटिकल अंडरपिनिंग है, जो थ्योरेटिकल बेस है इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स का, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? थॉट मैं बहुत सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूं। देखिए इकोनॉमिक थॉट क्या बोलता है, नॉर्मली अगर इकोनॉमी में बात की जाए तो क्या बोला जाएगा कि वो मार्केट्स जिसमें ज्यादा रेगुलेशन नहीं है, वो मार्केट्स जिसमें ज्यादा रेगुलेशन होता है वहां पे बिजनेस थ्राइव नहीं कर पाते। तो अगर बिजनेस को थ्राइव करवाना है तो आप रेगुलेशन को कम कर दीजिए। अभी अगर आप एक मार्केट को कम रेगुलेट करोगे तो जो उसका आउटकम होगा वो ज्यादा सुपीरियर होगा और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, ऐसा बोला गया। लेकिन एक चीज बोली जा रही कि ये हर केस में सही नहीं होता है। अलग अलग कंट्रीज और उन अलग अलग कंट्रीज में जो पॉलिसी रिजाइम्स है उन पे डिपेंड करता है कि एक्चुअली में रेगुलेशन किस तरीके से काम कर रहा है। अगर आप गलत रेगुलेशन करोगे तो भोपाल कांड जैसी चीजें बहुत होने लगेंगी। आपको पता है ना भोपाल में क्या हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस निकल गई थी, प्रॉपर रेगुलेशन नहीं था उस कंपनी के ऊपर, तभी इस तरीके के इंसिडेंट हुए। मैं आपको बस एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो इकोनॉमिक्स में समझा जाता है कि जब आप कंपनीज को कम रेगुलेट करेंगे तो वो अच्छा काम करेंगी, ज्यादा आउटपुट आएगा, ज्यादा इंप्लॉयमेंट आएगा, जबकि ऐसा सही है नहीं।
ये एक बहुत सिंपलिस्टिक जनरलाइजेशन है जिसको गलत मान रहे हैं बहुत सारे एक्सपर्ट्स। ये बोल रहे हैं कि देखिए रेगुलेशन की क्वालिटी पे डिपेंड करेगा कि रेगुलेशन अच्छा है या बुरा है, ना कि कम रेगुलेशन करने से चीजें अच्छी होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस टारगेट्स को मीट करने के लिए बहुत सारी फैक्ट्रीज अपने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को कॉम्प्रोमाइज कर रही हैं। एक एग्जांपल दिया गया है 2016 में महाराष्ट्र सरकार ने जो एनुअल मैंडेटरी इंस्पेक्शन होता था ना स्टीम बॉयलर्स का, अंडर द बॉयलर एक्ट ऑफ 1923 एंड इंडर बॉयलर्स रेगुलेशन 1950 के अंदर, उसको बंद कर दिया। अभी मैंडेटरी इंस्पेक्शन होता था इन स्टीम बॉयलर्स का, तो ये देखा जाता था कि बॉयलर सही है या गलत है। अभी आपने इंस्पेक्शन बंद कर दिया तो बॉयलर सही है या गलत है आप पता ही नहीं कर पाओगे। कल की डेट में एक्सीडेंट हो गया तो इन रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तो इसके बदले में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या बोला कि देखिए ये जो हम एनुअल मैंडेटरी इंस्पेक्शन है इसको हटा रहे हैं, हम थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन डिप्लॉय करेंगे और एम्प्लॉयर्स के सेल्फ सर्टिफिकेशन को एम्प्लॉय करेंगे। एक रिपोर्ट ये बताती है कि किसी भी कंट्री ने, किसी भी फैक्ट्री ने थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन नहीं कराया, ना ही कोई सेल्फ सर्टिफिकेशन दिया। अगर दिया भी है तो फर्जी दे दिया। मतलब कि जो सेल्फ सर्टिफिकेशन और थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन वाली जो चीज लेके आई गई है इन पार्टीज के लिए, इन बॉयलर चलाने वालों के लिए, उन्होंने इससे कंप्लाई नहीं किया। क्यों करेंगे? कंप्लाई करने में पैसा खत्म होता है ना। तो अगर इस तरीके की चीजें आप करने लगोगे, रेगुलेशन को ईजन कर दोगे, तो इंसिडेंट रेट बढ़ सकता है। और आप ये सब कर क्यों रहे हो? आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप रेटिंग एजेंसीज को खुश कर सको, आप नीति आयोग को खुश कर सको, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में अपनी रैंकिंग्स को उठाने के लिए ऐसी बहुत सी चीजें हुई हैं इंडिया में जिसने रेगुलेशन की क्वालिटी को तो गिराया ही गिराया है, बट ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट को सुधारने के लिए कुछ बहुत खास नहीं किया है ग्राउंड पे। ये बात यहां पे बोली जा रही है। आई होप आप समझ गए होगे। बहुत प्रॉपर तरीके से, बहुत इजी भाषा में मैंने चीजें आपको समझाने की कोशिश की है। आगे चलते हैं। डिस्पाइट द मैसेजिंग it is still advantage China. India needs to show foreign investors it has the benefits of China with fewer risks as a relocation destination. क्या बात हो रही है यहाँ पे?